सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआंधार चल रही होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सेंटेंसेस को पढ़ा था कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सेंटेंस के फंक्शंस क्या क्या थे वो हमने पढ़े थे कि भाई कौन कौन सा होता है। हम लोगों ने देखा था मैम अफर्मेटिव होता है ना, असर्टिव होता है सबसे फर्स्ट। तो असर्टिव में हमने दो टाइप देखे थे, कौन कौन से, अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने कौन से पढ़े थे, दो, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, राइट, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था शायद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, है ना, जब हम क्या करते हैं भाई अपनी अंदर की क्या बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, खुश रहो, दुखी रहो, जो भी रहो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, चौंक जाते हैं, हमारे अंदर की सडन फीलिंग्स को बताते हैं। और उसके बाद था हमारा कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई आदेश देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई हम कहते हैं सामने वाले को अपनी, ये कहिए कि हम उससे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को प्लीज करते हैं, तो हम ऐसी सारी चीजों के लिए क्या करते हैं भैया, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से सेंटेंस जो है पूछे जा सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे, है ना भाई। कैसा भी सेंटेंस दे सकता है वो आपको, जैसे वो बोल सकता है मैंने कब कहा कि तुम यहां आए, है ना। अब वो आपको हो सकता है ऐसा सेंटेंस दे देगा, है ना। तो आपको इनको फॉर्मेट कैसे करना है, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने कब कहा कि तुम यहां आए, है ना। तो भाई अब ये सेंटेंस जो है सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये कौन से टेंस का बन रहा है ना। तो ऐसे में क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब्स काम करती है। और उन हेल्पिंग वर्ब्स की सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, वो सारी की सारी जानकारी आपको केवल टेंस देगा। कौन देगा बेटा, केवल टेंस ही ऐसी चीज है जो आपको इन सारी चीजों की जानकारी देगी। तो इस कारण से हम लोग एक बहुत ही क्विक रिव्यू लेने वाले हैं, किस चीज का, टेंस का, कि आप टेंस को कैसे पढ़ेंगे, टेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, आगे सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। टेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि बहुत डीप में पढ़ना पड़ती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आप जानते हैं कि हम लोग पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। हमको केवल जानकारी लेनी है, किस चीज की जानकारी लेनी है, हेल्पिंग वर्ब्स की जानकारी हमको केवल लेनी है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स कैसे कैसे काम करती है, कौन सी वर्ब जब चालू होती है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये सारी की सारी डिटेल्स हमको लेनी है। देखिए मैं चाहूं तो आपको जो है एक चार्ट में ये कंप्लीट करवा सकती हूँ, बट मुझे पता है कि चाहे आप पीएससी के स्टूडेंट हैं या किसी भी चीज के, थोड़ा सा तो डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन चूंकि आपको हिंदी से इंग्लिश भी आ सकता है, इंग्लिश से हिंदी भी आ सकता है, तो ऐसे टाइम पे आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस आपके सामने है वो भाई प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो हमारे ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज को, हम लोग पढ़ने वाले भैया टेंस को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट व्हाट इज टेंस, है ना भाई। टेंस आखिर है क्या, क्या टेंस कुछ ऐसी चीज है मैम हमको नहीं समझ में आता, कुछ प्रॉपर समझाइए। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं तो टेंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है भैया, ये आपका जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में होता है टेम्पस, है ना। व्हाट इज दिस मीनिंग मैम, इसका मतलब क्या होता है टेम्पस का, बेटा टेम्पस का मतलब होता है टाइम, है ना, स्टेट ऑफ चेंज, है ना, ऐसा चीज जो परिवर्तन की अवस्था में होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है। जैसे भाई अभी टाइम है ना भाई, कल जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी वो कल के टाइम पे क्या थी, वो कल के टाइम पे प्रेजेंट थी, लेकिन आज के टाइम पे वो मेरे लिए क्या हो चुकी है भैया, पास्ट हो चुकी है। तो ये क्या है भैया, स्टेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की अपने आप में क्या है, एक अवस्था है ना। टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे ही सामने वाले को कहने का, सामने वाले को बताने का क्या बदलता है, गुण भी बदलता है। तो इस चीज को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपने बोला टाइम ऑफ एक्शन, भाई टेंस हम किसे कहेंगे, सीधा सा कहेंगे हम टाइम ऑफ एक्शन को कहेंगे। कौन से टाइम पर कौन सी एक्शन हमारी चल रही है इसको कहेंगे, राइट। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं आगे। सीधी सी बात आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कह सकते हैं, किसी भी एक्शन के पॉइंट को किसी भी टाइम पर बताना हमारे लिए क्या कहलाता है, एक्शन विच इज डन एट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है तो हम उसे किसी ना किसी टेंस के थ्रू ही सामने वाले को बताते हैं। एक्शन को ही हम क्या कहते हैं भैया, वर्ब कहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूं तो ये मेरी अपने आप में क्या है, एक एक्शन है, एक वर्ब है जो अभी परफॉर्म हो रही है, जो अभी चल रही है, ठीक है। अब इन वर्ब्स को आप अलग अलग फॉर्म में सामने वाले को बताते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में यदि हम डिटेल लेते तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहूंगी कि भाई जो टेंस होता है उसमें टाइम दिए होते हैं हमें अलग अलग। अब टाइम कितने टाइप के होते हैं, तो मैम टाइम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक हम कहेंगे प्रेजेंट, दूसरा हम कहेंगे पास्ट,
और तीसरा हम कहेंगे क्या, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइप का हमारे पास टाइम होता है, और इन्हीं तीन टाइप के टाइम में हमारे पास जो हमारी एक्शन होती है वो तीन अलग अलग टाइप से हो सकती है। मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा और अलग से एलिब्रेट करके बताऊं तो जो टेंस होता है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। किससे मिलकर बना होता है भैया, टाइम प्लस एक्शन, समय और उस चीज की ये कहिए एक्शन से, क्रिया से। समय के हमने तीन टाइप देखे, कौन कौन से, या तो वो प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो पास्ट हो सकता है, और या तो वो फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, एक्शन की यदि मैं बात करूं तो एक्शन के आपके चार टाइप निकल के आते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट, है ना, फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट, सेकंड होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, सेकंड होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है आपका परफेक्ट, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, ये चार तरीके के आपके एक्शन के टाइप निकल जाते हैं। और जब आप एक टेंस को पढ़ने जाते हैं, एक समय को पढ़ने जाते हैं, चाहे प्रेजेंट को, तो आपको ये चारों एक्शंस जो है इसमें देखने को मिल जाती है ना। प्रेजेंट में ही आपको चार टाइप से एक्शंस देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टाइप से आपको जो है एक्शन देखने को मिल जाएंगी। वैसे ही जब आप पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में भी आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों टाइप में एक्शन देखने को मिल जाती है। ठीक वैसे ही जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में भी हमको चारों टाइप में जो है एक्शन देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से जब हम करते हैं इन तीनों को और इन चारों को क्रॉस करते हैं तो लगभग हमारे पास कितने टेंस बन के आते हैं बेटा, 12 टेंस हमारे सामने निकल कर आते हैं, जो अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाओं को, अलग अलग वर्ब को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनको हमें बताते हैं, उनकी अवस्था को हमें बताते हैं, है ना, उनको हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बोला अभी मैं पढ़ा रही हूं, मैंने क्या कहा, अभी मैं पढ़ा रही हूं, तो आप मेरे सेंटेंस को सुनकर समझ गए कि मैम का जो ये काम चल रहा है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है ना, कि मैम क्या कर रही है भैया, मैम अभी जो है पढ़ा रही है, राइट। ठीक वैसे यदि मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा कल मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई थी, तो आप मेरे सेंटेंसेस को, आप मेरे वर्ड्स को सुन के क्या पहचान गए कि हाँ मैम बात करी कल की, जब इन्होंने क्या पढ़ाया था, जब इन्होंने इंग्लिश को पढ़ाया था। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया था भैया, इंग्लिश को पढ़ाया था। मैं बोलूंगी कल मैं आपको जो है वापस से इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो आप वापस से समझ जाएंगे कि मैम ये जो आप बात कर रहे हो, ये आप आने वाले समय की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, जब आप इस काम को कंटिन्यू करेंगे। अभी नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम पे आप ये काम करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। चलिए, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो हमने कहा 12 टाइप का ये होता है। भाई जब मैंने आपसे कहा कि अलग अलग एक्शन को जो परफॉर्म करने का टाइम होता है, एक्शन कितने होती है, 4 टाइप की होती है। इसी कारण से हमने जो है वर्ब हमारी होती है, वर्ब को भी अलग अलग टाइप का बनाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैं कहूं आपसे तो आगे हम जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को भी देखेंगे। किसको देखेंगे भैया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को भी देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैम हम कहां पर कौन सी वर्ब लगाए, कहां पर कौन सी वर्ब लगाए। तो हम इस चीज को कैसे देखेंगे, हम इस चीज को ऐसे समझ लेंगे। कैसे समझेंगे हम इसको ऐसे समझेंगे कि आपको पता होगा फर्स्ट नंबर पे हमारा जो क्रिया का टाइप होता है वो होता है इंडेफिनिट। कौन सा टाइप होता है भैया, इंडेफिनिट। सेकंड पे जो होता है वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है भैया, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पे जो होता है वो होता है हमारा परफेक्ट, है ना, और फोर्थ पे जो होता है हमारा वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन सभी में देखिए, ये तो सभी में रहेंगे, टाइम जरूर बदलेगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, लेकिन ये एक्शन के टाइप्स तो सेम ही रहेंगे ना, है ना। ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप और ये फोर्थ टाइप, ये टाइप तो जो है सेम ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैम कहाँ पर कौन सी वर्ब लगेगी, तो बहुत सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि भाई यहाँ पर भी वर्ब लगेगी। इन सभी में जो है वर्ब का प्रयोग तो किया ही किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग तो हम सभी में करेंगे ही करेंगे। लेकिन भैया इंडेफिनिट कौन से नंबर पे है, इंडेफिनिट है हमारा नंबर 1 पे। तो ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट में हमेशा आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे बेटा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वही आपका जो है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो आप हमेशा 2 दूनी 4, कॉन्टिन्यूअस में आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या कहते हैं, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। वही जब हम आते हैं परफेक्ट में, तो आप क्या करेंगे भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, चूंकि कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो 3 एकम 3, आप हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज करेंगे। और जब हम फोर्थ पे आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, तो आप वापस से 4 एकम 4 बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बोले तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर जो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी तो होती है,
तो इस हिसाब से आप जो है वर्ब की फॉर्म्स को लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक अपवाद निकल के आ जाता है, और वो अपवाद क्या है भाई? वो अपवाद है हमारे लिए पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। वैसे तो सारे इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा है जिसमें क्या लगती है भैया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसमें होता है भैया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो भाई कुछ कुछ चीजें अपवाद होती है, तो वैसे ही हमारे लिए पास्ट इंडेफिनिट अपने आप में एक अपवाद है। बाकी सारे टेंस में जो है आप अपने हिसाब से वर्ब लगाइए, जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई है उस हिसाब से आप वर्ब लगाइए। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। केवल कहां देखने को मिलेगी भैया? पास्ट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं इस चीज के बारे में और बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने देखा, यहां पर देख लीजिए अपने आप, इंडेफिनिट में क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या जो भी क्या होता है भैया? थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट के स्थान पर यदि आपको इंडेफिनिट में क्या मिलता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि आपको थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर मिलता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? तो आप एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ जब हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, दैट इज फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जो है वो लगता ही है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल होता है, उसमें हम लोग एम, आर और इस जैसी वर्ब का यूज प्रेजेंट में करते हैं, और वॉज वर्ड जैसी वर्ब का यूज किसमें करते हैं? पास्ट में करते हैं। बहुत सिंपल सा, आपको पता ही होगा, एम का यूज केवल आई के साथ किया जाता है, यू, वी और दे के साथ आर का यूज किया जाता है, ही, शी और इट के साथ किसका? इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो वॉज का यूज आई के साथ किया जाता है, वर्ब का यूज जो है यू, वी, दे अर्थात प्लूरल के साथ किया जाता है, वॉज का यूज किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर के साथ। ध्यान रखिएगा, आई के साथ, ये चीज मैं आपको नोट भी करवा देती हूँ, आई के साथ नॉर्मल सेंटेंसेस में, है ना, आई के साथ जब आप नॉर्मल कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप आई के साथ किसका यूज कर सकते हैं भैया? आप उस टाइम पे आई के साथ जो है वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ? वॉज का। इसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं? वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बना रहे हैं कोई इमेजिनरी सेंटेंस, क्या बना रहे हैं? कोई इमेजिनरी सेंटेंस को फॉर्मेट कर रहे हैं, कोई इमेजिनरी सेंटेंस को जो है आप यदि फॉर्मेट कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सिचुएशन में आप आई के साथ वॉज नहीं बल्कि आई के साथ वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? आई के साथ वर्ब का यूज करेंगे। नाउ मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी सेंटेंस? इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इमेजिनरी सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कल्पनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? कल्पनात्मक वाक्य, है ना। सेंटेंस मतलब वाक्य। भाई कल्पनात्मक वाक्य कैसे होगा? कल्पनात्मक वाक्य इस प्रकार से होगा कि यदि हम कहें सामने वाले से, मैंने आपसे कहा काश मैं भारत की प्रधानमंत्री होती, है ना, काश मैं भारत की प्रधानमंत्री होती, तो क्या मैं सच में भारत की प्रधानमंत्री हूं? नहीं। लेकिन ये मेरी क्या है? एक इमेजिनेशन है, ये मेरी क्या है? एक कल्पना है। तो कल्पना में मैंने उसको आई के साथ, अब मैं यहाँ पर वॉज नहीं लगाऊंगी, अब मैं आई के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग करना पसंद करूंगी भाई? वर्ब का, है ना। आई विश, क्या बोलूंगी मैं? आई विश। काश को मैं क्या बोलूंगी भैया? आई विश। आई वॉज या वर्ब? भाई वर्ब। आई वर द प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया। आई विश, काश में क्या होती भैया? भारत की प्रधानमंत्री होती। क्या होती भैया? भारत की प्रधानमंत्री होती। आई विश काश आई वर द सीईओ ऑफ गूगल। काश में गूगल की क्या होती भाई? सीईओ होती। तो यहां पर आपको इस सेंटेंस में आई विश देख के पता अपने आप चल जाता है कि ये सेंटेंस कैसे इमेजिनरी सेंटेंस है। कोई भी शब्द ऐसा दिया रहता है आपको सेंटेंस में, जैसे मैंने आपसे बोला काश ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो आपको हमेशा अपने आप ही सेंटेंस को देख के पता लग जाएगा कि वो कल्पनात्मक वाक्य में बात कर रहा है, वो इमेजिनरी सेंटेंस में बात कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? फिर आई के साथ आपको वॉज का यूज ना करके किसका यूज करना भाई? आई के साथ आपको वर्ब का यूज करना ज्यादा बेटर समझेंगे आप। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहीं पे आगे हम चलते भाई टेंस पे। टेंस क्या कहता है हमसे? टेंस हमसे कहता है कि फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच रिप्रेजेंट एन एक्शन और अ स्टेट इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भाई टेंस क्या है? किसी वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो हमें बताती है कि कोई हमारा जो काम है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है ना। कौन सी फॉर्म है? एक ऐसी फॉर्म है जो हमें बताती है कि हमारा काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। जब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते, जरा एक बार मेरे साथ देखिए। रेखा इज राइटिंग अ लेटर,
मैं यहाँ पे बोल रही हूँ रेखा इज राइटिंग अ लेटर, इसका हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है भाई कि रेखा जो है लेटर को लिख रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रेखा लेटर को लिख रही है कि लिख रही थी? यहाँ पर जो है इज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? इज दिया हुआ है। इससे आपको पता चल गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वही बोल रहे हैं मयंक हैज रिटन अ लेटर। अब मयंक हैज रिटन अ लेटर, मयंक जो है पत्र लिख चुका है। मैम आपको कैसे पता है कि लिख चुका है, कि लिख चुका था, कि लिखेगा? यहाँ पर आया है हैज, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये सेंटेंस किसका बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट का बन रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट मुझसे क्या कहता है भैया कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। वही मैं बात करती हूँ, शिखा फाउंड द की। फाउंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये किस में जा रहा है भैया? पास्ट में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पहचानना है। ट्विंकल सिंग्स वेरियस सॉन्ग्स, ट्विंकल बहुत सारे गाने गाती है। मैम आपको कैसे पता चला गाती है या गाती थी? क्यों भाई? यहाँ पर सिंग्स लिखा हुआ है जो कि मुझे साइन दे रहा है कि सेंटेंस जो बन रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन रहा है। इस कारण से मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ भाई, इसको ये गाती है। आई नो हर नेम, मुझे उसका नाम पता है। मैम आपको कैसे पता चला पता है या पता था? आपको कैसे पता चला ये बात प्रेजेंट की कर रहा है, पास्ट की कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा नो लिखा हुआ है। यही चीज को हम आगे समझना चाहते हैं। वासु हैज बीन वर्किंग हियर सिंस नून, वासु जो है यहाँ पर दोपहर से काम कर रही है। मैम आपको कैसे पता कि कर रही है, अभी भी कर रही है? क्योंकि यहाँ पर जो है हैज बीन लिखा हुआ है। हैज बीन जो है मेरे पास्ट की किसी एक्शन की प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को बताता है। तो इस कारण से मैंने देखिए किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान लिया कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और किसका मीनिंग क्या निकल रहा है। थोड़ा सा आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट बात है कि आपकी जो है वोकेबलरी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, है ना। जैसे मुझे फाउंड का मतलब पता था, है ना, मुझे सिंग का मतलब पता था। अब ये तो छोटी छोटी चीज है। वर्किंग का मतलब पता था। ऐसे यदि आपको कोई बड़ा सेंटेंस आ जाता है तो आपको क्या होना चाहिए, उसके छोटे छोटे मीनिंग्स याद होने चाहिए। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोंट वरी, हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी को क्लियर इसमें करेंगे, कवर हम करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या? सबसे पहले बात करें हम प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट का हिंदी में अर्थ क्या होता है बेटा? प्रेजेंट का हिंदी में अर्थ हम कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं भाई हम इसको कहते हैं वर्तमान। इंडेफिनिट मतलब होता है भाई हमारा अनिश्चित, है ना। ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान में कैसी होती है? अनिश्चित होती है, जिनके समय का हमें ठीक से पता नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ाती हूँ। अब भाई मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कब पढ़ाती हूँ ये बात आपको पता चली क्या? कोई फिक्स आपको इस बात का टाइम पता चला क्या? आप कहेंगे नहीं मैम आप सिर्फ पढ़ाती है, आप सिर्फ पढ़ाती हैं, हमको इतना पता चला है। किस टाइम पे पढ़ाती नहीं पता, प्रेजेंट पे कहीं ना कहीं पढ़ाती। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, वर्तमान में तो क्रिया हो रही है, लेकिन वर्तमान में चलने वाली क्रिया कैसी है मेरी? अनिश्चित क्रिया है। आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये तीनों चीजें उसमें होती है। अब यहाँ पर वर्ब की जगह हम देखिएगा, हमको केवल चेंज किसमें करना होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होता है, लेकिन वर्ब में हमको चेंज करना होता है। ये वर्ब में चेंज ही हमें बताता है कि सेंटेंस कौन से टेंस का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। इसका नॉर्मल पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे या हम फिफ्थ फॉर्म लेंगे। नाउ मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ फॉर्म? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम कहते हैं जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस को लगा देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखिएगा मैंने आपसे कहा गो, है ना, ये क्या है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपसे कहा वेंट, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। मैंने आपसे कहा गॉन, ये क्या है भैया? थर्ड फॉर्म है ना। यदि मैं इसी को बोल दूं गोइंग, आईएनजी यदि इसमें लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी? मेरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और वहीं पर यदि मैं इसको बोल दूं गोज, तो ये क्या बन जाएगी भैया? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। जब मैंने इसमें क्या किया है, ईएस का प्रयोग जब मैंने इसके साथ कर लिया है तो ये मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा मैम एस या ईएस का प्रयोग हम कब करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग हम जब करेंगे जब सब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति है वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्लस कैसा हो? वो सिंगुलर नंबर हो। कैसा हो भैया? सिंगुलर नंबर हो। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो रोज फुटबॉल खेलता है। अब मैम आपको कैसे पता चला खेलता है? और यहाँ पे हमने प्लेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं ही क्या है मेरे लिए? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, साथ ही साथ वो क्या है भैया? सिंगुलर नंबर भी है। इस कारण से मैंने वर्ब के साथ क्या लगाया है? यहाँ पर एस लगाना मैंने यहाँ पर ठीक समझा है। ही प्लेस फुटबॉल डेली, वो डेली क्या करता है? फुटबॉल खेलता है।
जब मैं इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव बनाने जाती हूं, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है भैया? नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए मुझे हमेशा ध्यान रखिएगा नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। और नॉट का प्रयोग हम कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं करते हैं। जब भी हम नॉट लगाएंगे तो हमें उस नॉट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमेशा चाहिए होगी। जब आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो आप देखेंगे कि मैम इसमें तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे अलग से दो हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, डू, और ये जो ईएस लिखा है, ईएस नहीं, इसको डज ले लीजिएगा, है ना। डू और डस किसको लेते हैं भैया? हम लेते हैं डू और डस को। ये दो हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे काम करती है। मैम कहां पर डू लगेगा और कहां पर डस लगेगा, तो इस बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपको जो है डू का प्रयोग कहां करना है और डस का प्रयोग कहां करना है? देखिए, डू का प्रयोग आपको करना है आई, वी, यू, दे, या इनके बाद कोई प्लूरल, है ना, या इनके बाद कोई प्लूरल। और वहीं पे आपको डस का प्रयोग करना है ही, शी, इट, कोई नेम, या इसके बाद कोई भी चीज जो क्या है भैया, सिंगुलर है, या इसके बाद कोई भी चीज जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आपको डस का प्रयोग करना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आई सिंगुलर होता है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन उसके बाद फिर भी आई को प्लूरल माना जाता है और उसके साथ जो है डू का प्रयोग किया जाता है। चलेगा, तो यहां पर हमने क्या किया, ही था, चूंकि थर्ड पर्सन था, सिंगुलर नंबर था, हमने यहाँ पर क्या लगाया, सिंगुलर था, इस कारण से डज लगाया। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप डू या डस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के साथ जो एस या एस होता है वो हट जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ था ही प्लेस फुटबॉल, जैसे ही यहाँ पर डज आया, ही डज नॉट, क्या हुआ, प्ले हो गया। जैसे ही आप यूज करते हैं डू या डस का, तो वर्ब के साथ लगा एस या एस क्या हो जाता है, आसानी से हट जाता है। ठीक है, वही जब आप बात करते हैं किस चीज की भाई, जब आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जब भी हम प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी सेंटेंस को जब मुझे इंटेरोगेटिव में बदलना है तो मैंने डस को उठा के आगे रख दिया। डस ही प्ले फुटबॉल डेली, क्या वो रोज फुटबॉल जो है खेलता है, ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है। चलिए, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को साथ में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजा सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए, मेन वर्ब तो क्या थी, सिंग थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सिंग्स क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा राजा गाना गाता है। अब राजा मैं तो नहीं हूं, राजा तुम तो नहीं हो, राजा तो कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ चूंकि थर्ड पर्सन है, साथ में राजा एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया भैया, सिंग्स कर लिया अ सॉन्ग। अब इसी को जब मैं नेगेटिव बनाने जाऊंगी तो कैसे बनेगा भैया, राजा डज नॉट, डज लगा दिया, चूंकि भाई सिंगुलर या कोई नेम हुआ तो हम उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। राजा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया डू या डज का प्रयोग आप जब भी कर लेंगे तो आप उसके साथ लगा एस या एस हटा देते हैं। वैसे ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राजा गाना नहीं गाता है। उसके बाद जब मुझे पूछना होगा कि भाई क्या राजा गाना गाता है, तो मैं क्या करूंगी, चूंकि ये इंटेरोगेटिव बन रहा है तो मैं जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको उठा के कहाँ रख दूंगी, आगे। तो क्या हो जाएगा, डज राजा सिंग अ सॉन्ग। वैसे ही भाई हम यहाँ पर चला रहे हैं दे रन देयर बिजनेस। अब यहाँ पे हम रन्स क्यों नहीं करा, चूंकि दे थर्ड पर्सन तो है, लेकिन दे जो है सिंगुलर नहीं है, आप जानते होंगे दे सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल है। दे रन देयर बिजनेस, वो उनका बिजनेस चलाते हैं, है ना। दे डू नॉट रन देयर बिजनेस, चूंकि प्लूरल है इसलिए हमने डू का प्रयोग करा, है ना। उसी के साथ यदि हमें बनाना होगा इसका क्या इंटेरोगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, डू दे रन देयर बिजनेस। ठीक है, चलिएगा आगे चलते। तो बात कर ली हमने किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम आगे चलते हैं किस पे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब मैं बात करूं तो प्रेजेंट का मतलब तो हुआ वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है भैया, लगातार। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या होता है, लगातार। कोई चीज यदि कैसे चलती है भाई, लगातार चलती है, तो मैं उसे क्या कहती हूँ, कॉन्टिन्यूअस कहती हूँ। तो इसमें सीधी सी बात है, ऐसी एक्शंस को इस टेंस में ऐसी एक्शंस को बताया जाएगा जो कि प्रेजेंट में क्या चल रही है भाई, कंटिन्यू चल रही है, लगातार जो है चले जा रही है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी फिलहाल करंटली मैं क्या कर रही हूँ भैया, पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज मेरी कैसे चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। हाँ भाई मैं पढ़ा रही हूँ, चलने दो इस काम को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसी एक्शंस को बताते हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, 3। एक होता है हमारे पास इज, एक होता है एम, और एक होता है आर। अब कहाँ पर इज, कहाँ पर एम और कहाँ पर आर को लगाया जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
है ना। एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ किया जाता है, अभी हम उधर देख कर आए थे, है ना। इज का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट, या कोई जो भी हमारे पास सिंगुलर नंबर आता है, चाहे वो कोई नाम हो या कुछ भी, उसके साथ हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। वही बात करें आर की, तो यू, वी, दे, या इनके बाद जो भी प्लूरल हमारे पास बचता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं भैया, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा भाई, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, नॉर्मल अफर्मेटिव का सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं एसएमआर, और कॉन्टिन्यूअस है तो आप समझ गए होंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगना तो पक्का है ना। 2 दूनी 4 मैंने आपको सिखाया था अभी अभी, है ना। तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब आप लोग देखिए, कोई 4th 5th क्लास के बच्चे तो है नहीं जो मैं आपको एक एक चीज समझाऊं, है ना। आप लोग समझदार है, ऑब्जेक्ट आ गया, आप इमेजिन कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की 4th फॉर्म साथ में आगे ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। कैसे पता चला मुझे खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट को दर्शा रहा है, और आईएनजी जो है वो दर्शा रहा है कि जो मेरी एक्शन है वो कैसे हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो इस कारण से मैंने क्या कहा कि भाई वो फुटबॉल खेल रहा है। वही जब मुझे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो भाई यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है, मुझे केवल क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। अब नॉट का प्रयोग मैं कैसे करूंगी भाई, NOT, नॉट हमेशा कौन सा नंबर पे लगाओ, तीसरे नंबर पे। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज एम आर के बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर नॉट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ही था तो इसके साथ हमने इसका प्रयोग किया। वही मैं बात करूं जब हम बनाने जाते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, जब हम बनाने जाते हैं इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, है ना, प्रश्नवाचक, तो हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसको हम आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है भैया, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इस प्रकार से हमारे जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। देखिए, इन स्ट्रक्चर्स को बताने का मेरा सीधा सा मोटिव ये है कि आप थोड़ा सा जो है हेल्पिंग वर्ब्स की जानकारी ले लें। आगे दिया हुआ है, साक्षी इज राइटिंग अ लेटर। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या कि भाई साक्षी जो है वो लेटर लिख रही है। तो यहाँ पर क्या भैया, इज लगा हुआ, साथ में क्या, वर्ब की 4th फॉर्म दी हुई है, जिससे हम समझ गए कि ये अभी लिख रही है। अब मुझे इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, इसके बाद नॉट लगा दिया, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी उसके बाद जो है नॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यदि मुझे इसका क्या बनाना है, साक्षी राइटिंग अ लेटर, क्या साक्षी एक पत्र लिख रही है ना, क्या साक्षी एक पत्र लिख रही है, तो मैंने जो भी हेल्पिंग वर्ब थी उसको उठा के आगे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट साक्षी, व्हाट इज, है ना, यहाँ पे इसने लगाया, भूल गए ये, व्हाट इज साक्षी राइटिंग, साक्षी क्या लिख रही है ना, क्या लिख रही है, चूंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो मुझे यहाँ पे उस क्या के लिए जो है व्हाट का प्रयोग करना पड़ा। WH वर्ड वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना, WH वर्ड वाली बात है ये। चलिए, तो इस टाइप से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, इस टाइप से जो है हम प्रेजेंट क्वांटिटीज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यदि मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एक प्रश्न यदि मुझे यहाँ पर लिखना है, साक्षी पत्र क्यों लिख रही है ना, लिख रही है ना भाई, साक्षी पत्र क्यों लिख रही है, क्या जरूरत पड़ गई साक्षी को पत्र लिखने की। तो आप क्या बोलेंगे भाई, रही है भाई, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो साक्षी, साक्षी के साथ हम लोग क्या रखेंगे भैया, इज लगाएंगे, चूंकि सिंगुलर है तो उसे इसको हम कहां लगाएंगे, आगे, चूंकि क्या बना रहे भाई, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। अभी जो क्यों बीच में दिया इसका हम क्या लगाएंगे भाई, आगे इंटेरोगेटिव वर्ड क्या लगाएंगे, वाई, क्यों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाई, वाई इज साक्षी, है ना, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा भैया, राइटिंग अ लेटर, साक्षी पत्र क्यों लिख रही है ना। यदि मैं यहाँ बोले साक्षी पत्र कब लिख रही है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, व्हेन इज साक्षी राइटिंग अ लेटर, राइट। साक्षी क्या लिख रही है, तो व्हाट इज साक्षी राइटिंग। आप इस टाइप से जो है, जो भी बीच में वर्ड दिया हुआ है, WH, जो भी प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है उसके हिसाब से आप जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आसानी से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पे गए तो हमने क्या देखा, देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हमारी लगती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, अभी अभी आप लोग मेरे साथ पढ़ के आए कि मैम इसमें जो है वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए, वर्ब की 3rd फॉर्म जहां पर भी लगती है वो हमेशा बताती है कि हमारा जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो भी एक्शन हमें दिया हुआ है वो एक्शन हमारा कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर देखिएगा कि भाई एक टाइमलाइन के थ्रू समझिएगा कि मैम जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो ये तो पास्ट हो गया। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, यदि मैं इस पॉइंट को प्रेजेंट मानूं, यदि मैं इस पॉइंट को प्रेजेंट मानूं, इस पॉइंट को मैं सॉरी, इस पॉइंट को मैं जो है पास्ट मानूं, इस पॉइंट को जो है मैं फ्यूचर मानूं,
तो इन पॉइंट्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यदि कोई काम मेरा पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में आके खत्म होता है, कहाँ खत्म होता है, प्रेजेंट में आके खत्म होता है, तो क्या वो पास्ट हो जाएगा? भाई पास्ट से स्टार्ट हुआ है मैंने माना, लेकिन खत्म तो आके प्रेजेंट में हुआ है ना। पास्ट से स्टार्ट हुआ मैंने माना, लेकिन खत्म कहाँ आके हुआ है, प्रेजेंट में आके हुआ है। इस कारण से मैंने इसको क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि परफेक्टली काम क्या हो चुका है, मेरा खत्म हो चुका है। जैसे मैं भाई आपकी मम्मी आपसे कहती है कि जो है कूलर में पानी भर दो, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी भर चुका हो यार, भर चुका हो, मतलब आपने जो काम मुझे दिया था ये मैंने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है, खत्म, मेरा काम हो चुका है। अब क्या ये पास्ट हो गया क्या बेटा? तो आप कहेंगे नहीं मैम, ये तो कहीं से कहीं तक पास्ट नहीं हुआ, ये तो प्रेजेंट ही, क्योंकि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है। तो इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए किसका बनता है, ये हमारे लिए बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो कैसे एक्शन की बात करते हैं, जो शुरू तो कहीं पास्ट में हुई थी और खत्म अभी अभी हुई है। जैसे मैं आप और मैं किसी कोचिंग के सामने से निकल रहे हैं, तो मैं आपसे क्या बोलूंगी कि मैं यहाँ पर 2 साल से पढ़ा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर 2 साल से पढ़ा रही थी, या मैं यहाँ पे 2 साल पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपसे क्या बोला, मैं यहाँ पे 2 साल पढ़ा चुकी हूँ। तो मतलब भाई मैंने मेरा पढ़ाने का काम शुरू किया था 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी अभी मैंने वो काम जो है खत्म कर दिया है ना। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि भाई मैंने वो काम शुरू तो किया था 2 साल पहले, पर अभी अभी वो काम मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, अब मैं वो काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखिए, जब मैं इस टेंस को बनाने जाती हूँ तो मेरे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती है। कितनी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा? 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, और उन 2 हेल्पिंग वर्ब को हमने नाम क्या दिया है, इन 2 हेल्पिंग वर्ब को हमने नाम दिया है हैज और हैव। अब वही प्रश्न उठता है हमारे पास, कहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा? तो हैज का प्रयोग हम लोग ही, शी, इट या किसी सिंगुलर थिंग के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं भाई? किसी सिंगुलर थिंग के साथ करते हैं। वही बात करें हम हैव की, तो हैव का प्रयोग हम जो है आई, वी, यू और दे, या इसके बाद जो भी प्लूरल हो जाता है हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं भैया? हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगानी है, पता चल चुका है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई भैया? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट तुम खुद लिख लेना। शी हैज रिटन एन ऐसे, वो जो है एक ऐसे, एक निबंध लिख चुकी है, मतलब उसने काम तो लिखने का पहले चालू करा था, लेकिन वो अभी अभी आके कंप्लीट हुआ है, वो पत्र जो है लिख चुकी है। हाँ की ना? तो यहां पर हमने बात करी इस चीज की, हैज रिटन। रिटन क्या हो जाती है भाई? राइट, रॉट और रिटन, कौन सी फॉर्म हो जाती है? थर्ड फॉर्म। तो मुझे कैसे पता चला कि ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी है ना, देखिए हैज और रिटन। हैज क्या है? प्रेजेंट की फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म किस में लगती है? परफेक्ट में लगती है। तो क्या हो गया हमारे पास? हैज रिटन। साथ में हम चलते हैं, जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, केवल हमको क्या लगाना होता है? केवल हमको नॉट का प्रयोग करना है। तो नॉट हम कहाँ लगाते हैं? एनओटी नॉट हमेशा कौन से नंबर पे लगाना है? थर्ड नंबर पे लगाना है। तो शी हैज या हैव के साथ हमने क्या लगाया भैया? नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैज नॉट रिटन एन ऐसे, वो एक निबंध नहीं लिख चुकी है, उसने ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। वही हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, प्रश्नवाचक की, तो आपको बहुत सिंपल सी बात पता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होती है हम उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आते हैं? आगे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हैज हैव हमने जो भी इसके हिसाब से था, शी के हिसाब से क्या बना है हमारा? हैज बना है। तो हैज शी रिटन एन ऐसे, क्या वो एक ऐसे, क्या वो एक निबंध लिख चुकी है? अब हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से थोड़ी थोड़ी बातचीत समझ में आने लगी होगी कि मैम आपको कैसे पता चल रहा था जब आपने इन सेंटेंसेस को बनाया था कि ये काम हो रहा है या होगा? किससे पता चल रहा था? मेरी मदद कौन कर रहा था? वर्ब कर रही थी, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हेल्पिंग वर्ब का काम ही है हेल्प करना, तो वो हेल्प कर रही थी मेरी और आपकी दोनों की। यहां पर देखिए, राकेश हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। राकेश ने क्या किया? राकेश चूंकि एक नेम है इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगाया? हैज का प्रयोग किया। राकेश ने उसका प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर यदि मुझे इसका क्या बनाना है, अच्छा ये तीनों सेम लिख दिए है ना। यदि मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? राकेश has not finished his project. राकेश has not finished his project. वही मुझे यदि इसका बनाना है इंटेरोगेटिव तो मैं कैसे बनाऊंगी? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आऊंगी। हैज राकेश finished his project?
क्या राकेश उसका प्रोजेक्ट खत्म कर चुका है ना। तो हमारा तीनों सेंटेंस आसानी से बन गए। कौन सा भैया, प्रेजेंट में परफेक्ट का हमने अफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया और इंटरोगेटिव बना दिया। कितना सिंपल होता है। चलते हैं, अब आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। आप बोलेंगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ गया, रुको जरा सबर करो, उसको भी पढ़ेंगे लेकिन एंड में या मैं पढ़वाती जाऊं साथ में, वरना फिर आप लोग कहोगे मैम हमको सीक्वेंस से नहीं पढ़ाया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, यहाँ पर दोनों चीजें हैं साथ में। कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो परफेक्ट भी साथ में है मेरे, और दूसरा मेरे साथ में कॉन्टिन्यूअस भी है। मैंने अभी एक टाइमलाइन बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये पॉइंट जो है वो प्रेजेंट का है, ये पॉइंट जो है वो प्रेजेंट का है, ये पॉइंट जो है वो पास्ट का है, और ये पॉइंट जो है वो किसका है भैया, फ्यूचर का है ना। ये पॉइंट प्रेजेंट का है, ये पॉइंट पास्ट का है, और एक पॉइंट फ्यूचर का है। मैंने आपसे कहा था कि जब कोई क्रिया पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में आके खत्म होती है तो मैं इसे क्या कहती हूँ भैया, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कहती हूँ। पास्ट से शुरू होकर खत्म आकर कहाँ हुई, प्रेजेंट में हुई। अब कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब क्रिया मेरी शुरू तो पास्ट से ही होगी लेकिन प्रेजेंट में आके खत्म नहीं होगी, बल्कि प्रेजेंट में और क्या होगी भैया, कंटिन्यू चलेगी भी। सही क्या होगा, प्रेजेंट में आके वो खत्म नहीं होगी बल्कि प्रेजेंट में आके वो क्या होगी, कंटिन्यू चलेगी, है ना, लगातार चलती रहेगी। जैसे मैंने कहा मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्रिया, जो मेरी वर्ब है, जो मेरी एक्शन है, वो तो 2 साल पहले शुरू हुई है ना, है ना, और 2 साल पहले शुरू होने के बाद वो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रही है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई चूंकि पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है, तो मैंने इसका नाम क्या दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस होंगे उनमें जो है टाइम मेंशन होना बहुत जरूरी होगा। उनमें क्या मेंशन होना बहुत जरूरी होगा, टाइम मेंशन होना बहुत जरूरी होगा। यदि टाइम मेंशन नहीं होगा तो वो टेंस जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप उसमें टाइम नहीं लिखते हैं तो वो जो टेंस, जो भी फलाना टेंस आपके सामने, वो डायरेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो नहीं बचेगा। टेंस में टाइम होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला मैं 2 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी पढ़ा रही हूँ 2 साल से, ठीक है। लेकिन यही मैंने कह दिया आपसे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैम ये टेंस किसका जा रहा है, ये सेंटेंस जा रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या जरूरी है, टाइम का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम के लिए हम 2 वर्ड का यूज करते हैं। टाइम को बताने के लिए हम 2 वर्ड का यूज करते हैं। एक होता है हमारा कौन सा, सिंस, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, फोर। अब इन सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है। ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, कैसे हम सिंस और कैसे हम फोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, चूंकि परफेक्ट दिया है तो परफेक्ट से हम उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को चुरा लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म में किसको लगा लेते हैं भैया, बीन को लगा लेते हैं। किसको लगा लेते हैं, बीन को हम इसमें लगा लेते हैं साथ में, हैज बीन और हैव बीन। मैम इनको किस किस के साथ लगाना है, यदि ये प्रश्न आपका बन रहा है तो ठीक वैसे ही जैसे हमने परफेक्ट में हैज को लगाया था ही शी इट सिंगुलर के साथ, हैव को लगाया था यू वी दे और प्लूरल के साथ, तो सेम वैसे ही हम लोग जो है हैज और हैव को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमने लगाया हैज दे हैव, साथ में बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, क्यों, चूंकि कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही आएगी। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि सीख रहे हैं, 2 साल से, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है हैव बीन। हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है भैया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, जो कि क्या बताता है मुझे कि पास्ट से एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने क्या कहा, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब अभी भी कंटिन्यू वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, अभी तक उन्होंने सीखी नहीं है। अब मुझे जब इसका क्या बनाना होता है, नेगेटिव, तो आप कहते हैं मैम नेगेटिव में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं कहूंगी बहुत बढ़िया, बिल्कुल करते हैं हम लोग नॉट का प्रयोग। अब आपके सामने प्रश्न आता है मैम यहाँ तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, हम किसके साथ नॉट का प्रयोग करें, है ना। तो भाई NOT, नॉट हमेशा कौन से नंबर पे लगाओ, 3rd नंबर पे। हैव
हैज या सब्जेक्ट लगा है, हैज हैव कौन से नंबर पे है, सेकंड पे, थर्ड पे हमने लगा दिया नॉट। ध्यान रखिएगा हैज और हैव के और बीन के बीच में लगाना है आपको, ठीक है। हमेशा जो है हैज नॉट बीन, है ना, हैव नॉट बीन होगा। तो दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। रीडिंग पढ़ना, लर्निंग सीखना, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी, किसकी भाई, किसको, यदि मुझे नेगेटिव, यदि मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा, प्रश्नवाचक बनाना होगा, तो मैं सेंटेंस को प्रश्नवाचक कैसे बनाऊंगी, है ना, इस सेंटेंस को प्रश्नवाचक कैसे बनाऊंगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी उसको आगे रख दूंगी। अब आप यहाँ पर ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको यदि हैज बीन दिया हुआ है तो आप पूरा का पूरा हैज बीन उठाकर आगे ले आए, जी नहीं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि आप ले जाना चाहते तो आप या तो केवल हैव को लेकर जाएंगे या केवल हैज को लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ पर हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। यदि मैं इस सेंटेंस को आपसे ऐसा बोल दूं, वो 2 साल से, वो 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं, वो 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। तो आप कैसे बनाएंगे भाई, देखिए यहां पर दिया हुआ है क्यों, ये क्यों एक WH वर्ड है तो मुझे आगे लाना पड़ेगा वाई, है ना। अब भाई यहां पर हैव, भाई हेल्पिंग वर्ब तो आगे लाएंगे, वाई हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। वो 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया भैया, यहां पर मैंने सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हेल्पिंग वर्ब ही रहने दिया, आगे ही रहने दिया, लेकिन जो बीच में एक मेरे पास वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, WH वर्ड दिया हुआ है, उस WH वर्ड को मैंने, चूंकि क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, है ना, तो हमने क्या किया, उसको उठाकर आगे रख दिया, है ना। यदि इस प्रश्न को आपसे ऐसे पूछ लेते हैं, यदि मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख देती हूँ, वो 2 साल से क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे इससे भाई, क्या का हम क्या बोलते हैं भैया, व्हाट, है ना, व्हाट, साथ में लगाएंगे हम हैव, साथ में लगाएंगे हम दे बीन लर्निंग, है ना, अब इंग्लिश तो है ही नहीं यहाँ पे, लर्निंग फॉर 2 years, वो 2 साल से क्या सीख रहे हैं, सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर बेटा, है ना। तो मेरे हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे किस पे भाई, पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब भाई भूतकाल, इंडेफिनिट मतलब वही वापस निकल के आता है अनिश्चित। ऐसी क्रिया है जो क्या हुई है भाई, भूतकाल में अनिश्चित तरीके से हुई है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पढ़ाती थी, अब भाई मैं यहाँ पढ़ाती थी, पास्ट में पढ़ाती थी, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन पास्ट में कब पढ़ाती थी, क्या ये बात आपको समझ में आई। आप कहेंगे नहीं मैम, हमें यहाँ पर टाइम का कुछ भी पता नहीं चला, आप पास्ट में कभी ना कभी पढ़ाती थी। ये चीज हमारे लिए कैसी हो चुकी है, अनिश्चित हो चुकी है, इनडेफिनिट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास अपनी सबसे बड़ी पहचान है। कौन सी सबसे बड़ी पहचान है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है भैया, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जो कि 12 के 12 टेंसेस में किसी के साथ नहीं होता। तो ये तो इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई, है ना। मतलब जहां भी केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिख जाए, वहां पर आप क्या समझ लेंगे कि भाई ये तो किसका है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और कहीं पर भी लगती नहीं है। इज दैट क्लियर। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या रखनी है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है। अब आगे आप चाहे तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। He met his friend last year, वो उसके दोस्त से लास्ट ईयर मतलब पिछले साल मिला था। अब मुझे कैसे पता चला कि मिला था, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वर्ब होती है मीट, है ना, मीट मतलब मिलना, और इस मीट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है मैट। अब भाई साहब ने जो है सेकंड फॉर्म लगा रखी है, जैसे इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई, मैं सेकंड फॉर्म को देखकर समझ गई कि ये कौन सा भैया, पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है भैया, पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने इसको क्या कहा, ही मेट हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, वो मिला था।
जब मैं इसको नेगेटिव बनाने जाती हूं तो आप जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कि क्या इसके साथ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? तो आप कहेंगे नहीं मैम, हमें इसके साथ जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। जब आपको इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो जब आप नेगेटिव बनाने जाएंगे नॉट के साथ तो आपको एक नई हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डिड, जिसे हम क्या कहते हैं भैया डिड। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यदि आप सेंटेंस में डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि आपको डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो आप एक ही वर्ब की दो फॉर्म का यूज एक साथ नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर जो है वर्ब की फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। तो जब मैं इसको बनाने गई नेगेटिव तो क्या हुआ? शी डिड नॉट, वर्क नहीं है वर्क है, शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया था। मुझे कैसे पता चला नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर आया है डिड नॉट। डिड नॉट तो किस में आता है भैया? पास्ट इंडेफिनिट में आता है डिड नॉट। इस कारण से मैं समझ गई कि पास्ट इंडेफिनिट का है। वही जब मैं बनाने जाऊंगी क्या भाई, जब मैं बनाने जाऊंगी इसका इंटेरोगेटिव, तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है उसको हम आगे रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हमने क्या किया? डिड ही वर्क यस्टरडे, है ना भाई, ये वर्क नहीं है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको। डिड ही वर्क यस्टरडे, क्या उसने कल काम किया था? क्या अर्थ निकला भैया इसका? क्या उसने कल काम किया था, है ना। यदि मैं आपसे इस सेंटेंस को ऐसा बनवा लूं, है ना, चलो ये वाला सेंटेंस और देख लेते हैं। करण फाउंड द कीज, फाउंड मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, फाउंड को देखते ही मैं समझ गई कि पास्ट की बात कर रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? करण ने की चाबी ढूंढी, है ना, ढूंढी थी, ठीक है। वही जब मैं इसका नेगेटिव बनाने जाती हूं तो क्या बनेगा भैया? मुझे डिड का प्रयोग करना पड़ेगा नॉट के लिए, तो करण डिड नॉट। अब फाउंड से क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कौन सी भैया? फाइंड आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म फाइंड। वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि भाई डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो हमें फिर क्या लानी पड़ेगी भैया? डर के मारे फर्स्ट फॉर्म को लाना पड़ेगा। तो करण डिड नॉट फाइंड द कीज, करण ने चाबी नहीं ढूंढी थी। वही जब मुझे बनाना है इसका क्या? इंटेरोगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे भैया? डिड करण फाइंड द की, क्या करण ने चाबी ढूंढी थी? क्या करण ने चाबी ढूंढी थी? जो भी क्वेश्चन वर्ड है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम उठा के आगे रख देते हैं, है ना। अब मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न बोल देती हूँ, करण ने चाबी क्यों ढूंढी थी? करण ने चाबी क्यों ढूंढी थी? आप इसका कैसे बनाएंगे? क्यों ढूंढी थी? पास्ट हो गया भाई, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया है हमें कि भाई ढूंढ रहा था, क्या कर रहा था, तो हमने इसको क्या बोला? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। लेकिन भाई इंटेरोगेटिव बन रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? करण को तो मैं सब्जेक्ट की तरह लूंगी, करण के साथ मैं लगाऊंगी किसको भाई? डिड को। चूंकि प्रश्नवाचक है तो डिड को मैं आगे लगाऊंगी। अब क्यों का मैं क्या बनाऊंगी भाई? वाई। तो क्या होगा? वाई डिड करण। अब आगे क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में फाइंड द की, करण ने चाबी क्यों ढूंढी थी? बहुत सिंपल सा है, करण ने चाबी क्यों ढूंढी थी, बहुत सिंपल सा है। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से यहां तक की बातचीत आपको समझ में आ गई। फटाक से चलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब भाई, पास्ट मतलब भाई भूतकाल, और कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। जब कोई क्रिया पास्ट में लगातार हो रही है, जैसे मैंने कहा मैं कल आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको क्या कहा? मैं कल आपको पढ़ा रही थी, मतलब भाई कल मेरा काम क्या चल रहा था? कंटिन्यू पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था मेरा ये काम, है ना। कल मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आपने देखा कि हाँ मैं पढ़ा रही थी, मतलब ये तो पास्ट हो गया, और पास्ट में वो काम क्या चल रहा है भैया? कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी इसे? पास्ट कॉन्टिन्यूस। जब मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को बनाने जाती हूँ तो मेरे पास दो हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज एंड वर। कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे? तो भाई ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ में जो है वॉज का प्रयोग करूंगी। वही मैं बात करूं यदि वर का, तो यू, वी, दे, है ना, या कोई प्लूरल होगा तो मैं उसके साथ किसका प्रयोग करूंगी भाई? वर का प्रयोग करूंगी। हाँ कि ना, उसके साथ किसका प्रयोग करूंगी? मैं वर का प्रयोग करूंगी। लेकिन भाई यहां पर देखिए
तो मैं भूल ही गई हूँ, है ना। आई के साथ भी मैं किसका प्रयोग करती हूँ, वाज का। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जब मैं क्या बनाऊंगी, इमेजिनरी सेंटेंस को फॉर्मेट करूंगी, तो इमेजिनरी सेंटेंस में फिर मुझे आई के साथ वाज का नहीं, किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो मैं क्या करूंगी, आईएनजी लगाऊंगी ही लगाऊंगी यहाँ पर। शी वॉज कुकिंग ऑल द, शी वॉज कुकिंग इन द मॉर्निंग है, क्या है भैया, इन द मॉर्निंग। वो दोपहर में, भाई वो सुबह क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। मतलब सुबह उसका काम कैसे चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, हम जिस सुबह की बात कर रहे हैं, है ना। कैसे पता चला, पास्ट वॉज से पता चला। कंटिन्यू कर रही थी, ये बात कैसे पता चली, आईएनजी से पता चली, हाँ कि ना। ये वही जब मैं इसका नेगेटिव बनाने जाती हूँ तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, क्या लगा देती हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देती हूँ, वर्ब के साथ आईएनजी। शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम, वो नहीं सो रही थी जब वो घर आया। अब भाई आप चाहे इतना ना देखो, आप सिर्फ इतना देखो, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। पास्ट की बात कर रहा है, कैसे पता चला, वॉज से। नॉट स्लीपिंग रही थी बता रहा है आपको यहाँ पर। वही हम यदि बनाने जाते हैं क्या भाई, वही यदि हम इसका बनाने जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, तो जो भी वॉज या वर होता है हम उसको उठा के हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रख देते हैं, आगे रख देते हैं। तो वैसे हमने क्या किया भाई, वॉज को उठा के आगे रख दिया। वॉज सी स्लीपिंग व्हेन ही केम होम, क्या वो सो रही थी जब वो घर आया, है ना। हमने क्या किया, अब मुझे यदि यहाँ पे बोलना है, वो क्यों सो रही थी, वो क्यों सो रही थी, है ना। तो आपको पता चला सो रही थी, भाई पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट में काम कंटिन्यू हो रहा होगा, तो भाई वो रही थी से आपको शी समझ में आ गया। भाई आपको लगाना पड़ेगा यहाँ वाज, और क्यों के लिए आप क्या लगाएंगे भाई, वाई, वाई वॉज शी स्लीपिंग, वो क्यों सो रही थी, सिंपल सी बात है। वाई वॉज शी स्लीपिंग, वो क्यों सो रही थी। तो देखिए कितनी आसानी से जो है सेंटेंस फॉर्मेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मधु वॉज ड्रॉइंग ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना। मधु क्या कर रही थी, सुंदर पिक्चर बना रही थी। कैसे पता चला बना रही थी, वॉज आया, साथ में आईएनजी आया। मुझे बोलना होगा मधु नहीं बना रही थी सुंदर पिक्चर, कैसे बोलेंगे, मधु वॉज नॉट ड्रॉइंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वॉज के साथ क्या लगा दिया मैंने, नॉट, तो क्या बन गया भैया मेरा नेगेटिव। चलिए, तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे आगे की चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है टेंस वाला पोर्शन में पूरा खत्म करवा दूंगी। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है मॉडल्स की थोड़ी जानकारी लेंगे, और मॉडल्स के बाद जो है हम डायरेक्ट जो है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको पढ़ाने लग जाऊंगी, है ना। खाना बनाने से पहले जैसे कुछ तैयारी की जाती है, तो ये हम वही तैयारी कर रहे हैं। जब तक आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा, आपको सारी चीजें गोल 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 जो है माइंड में घूमती रहेंगी, है ना, दिमाग में नहीं जाएंगी, घूमती रहेंगी वो। तो उनको स्टेबल करने के लिए हमको चीजों को सीक्वेंस से पढ़ना है। चलिए, सो वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।